सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के टॉपिक डिस्कस करते हैं और कल के जो टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कल सेशन नहीं हो पाया था। ग्लोबल ड्राउनिंग प्रिवेंशन रिपोर्ट की बात करेंगे, एक टॉपिक ये है आपका। फिर अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉमन पॉलिटी का टॉपिक है। स्विट्जरलैंड सस्पेंड एफएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट फॉर इंडिया, ये भी एक टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 आपका एक टॉपिक है। डिजीज एक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये जीएस पेपर 3 में आ जाएगा। डिजीज एक्ट साइंस एंड टेक का टॉपिक है। दिल्ली पैथ टू क्लीनर एयर एनवायरनमेंट का टॉपिक है। सलार दे यूनी ये ज्योग्राफी मैपिंग का टॉपिक है। फिर मेंस का क्वेश्चन है, तो जो सैटरडे का होता है उसमें मैं आपको निबंध भी देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लो, बहुत सोच के लिखना पड़ेगा। श्रिंकिंग स्पेस फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन इज ब्रेकिंग सोशल फैब्रिक। आपको अगर इसका इवेल्युएशन कराना है तो ऐसे कोर्स है 50% ऑफ है, उसका हिस्सा बन सकता है। दैट विल बी अराउंड 1900 समथिंग प्राइस, ये प्राइस आपका रहेगा। तो ये कोर्स है, बहुत सारे लोग आप लोग हिस्सा भी हैं, ऐसे अपलोड भी कर रहे हैं। बाकी तो आज देखो एक ऑफर स्पेशल रहेगा, 50% ऑफ रहेगा सारे कोर्सेस में एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर में ओनली 10%। ठीक है, 50% कोर्सेस सारे जितने भी कोर्सेस हैं उनमें रहेगा ये ऑफ़र जो है आपका रहेगा। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप अपना जो मतलब आंसर है ये आप ऐसे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स है, अल्टीमेट क्रैश कोर्स है। ऐसा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा और इस कोर्स में भी आज 50% ऑफ रहेगा सारे कोर्सेस में एक्सेप्ट करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स का जो प्रहार बैच है उसके अलावा सारे कोर्सेस में 50% ऑफ है। तो इसमें आपका स्टैटिक प्लस 2 ईयर्स प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इस कोर्स को जल्द मैं स्टार्ट कर दूंगा और अभी दिसंबर में बुक सीरीज़ कंप्लीट करनी है, तो सारे इसमें पूरे स्पेक्ट्रम का बन चुका है। और उसके अलावा लक्ष्मीकांत का कंटेंट बन चुका है, उसके बाद टीएमएच का है। मतलब बुक थोड़ा सा जो बुक फॉर्मेट में चीज़ों को करना है जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, तो ये पूरा है बुक सीरीज़ में। दिसंबर तक जैसे मैंने कहा है पूरा आपको बुक की पूरी बुक के वीडियोस जो है मिल जाएंगे। तो ये बहुत अल्टीमेट कोर्स है। एक तो ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच, इसको मिस नहीं करना अगर प्रीलिम्स में आपको सक्सेस होना है। बाकी आपको परफॉर्मेंस देखना है कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं, वो आप उसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इस पर भी 50% ऑफ है। इस बार 11th टेस्ट आपका 9:30 बजे। इस बार आपका जो स्टडी मटेरियल है, नया स्टडी मटेरियल आज मैं अपलोड कर दूंगा, प्लस हिस्ट्री, ये कंटेंट है आपका। टोटल 30 टेस्ट है, 11वां टेस्ट है। 30 ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। 30 पीपल ड्राउंड पर आर इन 2021 WHO का ये कहना है। तो 30 पीपल ड्राउंड है। तो देखो इसमें बस इसमें ऐसा कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं बनेगा, प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो ड्राउनिंग डूबने का है, तो यहाँ पे लगभग काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब 3 लाख के आसपास पीपल ड्राउंड इन 2021, मतलब 30 एवरी 1 आवर, जो कि काफ़ी है। और ये मेनली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भारत में आप देखो तो 83,000 डेथ्स हैं, जो कि ये भी काफ़ी है। चिल्ड्रंस जो हैं वो ज़्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं और आजकल तो देखो सेल्फी और ये सब लेने से भी काफ़ी केसेस देखने को मिलता है। सो ड्राउनिंग जो डेथ है वो डिक्लाइन हुआ है बाय 38% 2000 से कंपेयर किया जाए। और यूरोपियन रीजन के अंदर देखा जाए तो इसमें 68% का ड्रॉप देखने का है। कुछ केसेस में ये भी कहा गया कि जो ड्राउनिंग से रिलेटेड रिपोर्ट है वो अंडर रिपोर्टेड है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि मान लो ड्राउनिंग हो गई तो वो उसकी भी कमी है। ये डेटा तो वो है जो प्रॉपर रिपोर्टेड है, बट बहुत सारा डेटा होता है जो प्रॉपर रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो उनको ट्रेनिंग हो, आसपास के लोग उनको थोड़ा ट्रेनिंग हो कि अगर ऐसी स्थिति है तो कैसे बचाया जा सकता है, कैसे जो टैकल है किया जा सकता है। लाइक अगर देखा जाए तो अगर जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है तो ओवर 7.2 मिलियन जो लोग हैं, मेनली जो चिल्ड्रंस हैं, वो डाई कर सकते हैं बाय ड्राउनिंग बाय 2050, तो जो कि बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फाउंडिंग स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ से एक कंसेप्ट को पिक किया है, बाकी कॉमन से पॉइंट्स हैं, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। बट ये इस पार्ट को जो मैं आपको येलो कर रहा हूँ, इस पार्ट से मैंने टॉपिक को एक्सपैंड किया, कंटेंट थोड़ा ऐड करके एक टॉपिक बनाया है। क्योंकि देखो यही हमारे लिए काम है, ये काम नहीं कि मैं आपको लाइन टू लाइन रीड कर दूँ तो उससे आपको कोई बेनिफिट हो जाएगा। क्वेश्चन यूपीएससी का लेवल कहाँ पहुँच सकता है, तो ये बहुत एक अच्छा इन्होंने एक आर्गूमेंट रखा हुआ है। और आर्गूमेंट इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एज कॉमन के बारे में इन्होंने एक चर्चा कर रखी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहा गया देखो संविधान भारत का एक लिविंग एंटिटी है। इसका मतलब क्या है कि लोगों का एस्पिरेशन, स्ट्रगल,
प्लस लिविंग एंटिटी है, तो ऐसा नहीं कि चीज़ें परमानेंट है, सर्टेन चेंजेस विथ इवोल्यूशन समाज जैसे बदलता है उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी सर्टेन चेंजेस आपके आते रहते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर भी देखोगे तो अराउंड 100 के आसपास अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, प्रपोज्ड अमेंडमेंट भी बहुत सारे हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर बिलीफ है, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब बेस्ड ऑन व्हेन यू यूज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट मीन्स कि जो आपका बिलीफ है रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारी एक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उस चीज़ को हमें रेस्पेक्ट करना, जानना और उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉमन, मतलब एक ऐसा स्पेस है, शेयर्ड स्पेस है, जैसे हर एक आप कह सकते हो कि हर एक जो वी कैन से कि हर एक इसमें मे बी आप कह सकते हो हर एक सिटीजन का एक स्टेक इसके अंदर है। एवरी सिटीजन हैज़ अ स्टेक। रूट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की देखा जाए तो रिच एंड कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से अपने चीज़ों को डिराइव करता है। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक आयाम जो है इसमें हाईलाइट किया गया है। जस्ट अ मिनट। तो ये एक आयाम हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे मतलब वेरियस फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप भी करता है। इट मीन्स कि हमारा जो हिस्ट्री है कभी भी सेम से नहीं, कहीं की भी हिस्ट्री देखोगे वो सेम से नहीं रहती है। वो प्रेजेंट फ्यूचर में जो इवेंट्स हैं उससे चीज़ें शेप होती हैं। अब यहाँ पे जो हमारे राइट्स हैं ये अर्न किए गए हैं फ्रॉम स्ट्रगल एंड डायलॉग। उससे हमने अपने राइट्स को अर्न किया है। उन राइट्स को हमने फिर अपने संविधान के माध्यम से सामने रखा है। उनको अगर मान लो जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच होते तो आर्टिकल 32 के तहत जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक रीच किया जा सकता है, या 226 के तहत हाई कोर्ट तक रीच किया जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीनिंगफुली हम अपने संविधान के साथ एंगेज रहें। जो इस संविधान की एक आत्मा है, ये जो स्पिरिट है वो इट कैन ट्रांसेंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इट मीन्स कि बहुत सारे लोगों का जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसके बाद लोगों का जो ड्रीम ऑफ द पीपल, होप ऑफ द पीपल, पास्ट जो जुडिशियल विजडम है, उसके बियॉन्ड चीज़ें भी देखी जा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉमन की बात करें तो यहाँ पे इट्स अबाउट द शेयर ओनरशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ नॉट जस्ट द डोमेन ऑफ लीगल एक्सपर्ट। तो देखो यहाँ पे कहा क्या गया कि देखो संविधान को आप ऐसा नहीं समझ सकते कि इट्स जस्ट अ डोमेन ऑफ अ जुडिशरी। जब आप ये शब्द यूज़ कर रहे हो दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ अ कॉमन, मतलब इट्स मतलब जिसकी ओनरशिप है, क्योंकि हर एक आयाम चाहे सिटीजन्स हो या डिफरेंट स्टेक होल्डर समाज के अंदर हो, सबका एक रिप्रेजेंटेशन और ओनरशिप है कॉन्स्टिट्यूशन का। सबको उसको प्रोटेक्ट करना है। सबका अपना एक थॉट प्रोसेस है और वो उससे जुड़ा हुआ है, चाहे कल्चरल एंटिटी हो, चाहे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, और सबका प्रोटेक्शन कहाँ से आ रहा है, वो संविधान से आ रहा है। तो ऐसे से इस केस के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि दैट इट इज़ जस्ट अ डोमेन ऑफ अ लीगल एक्सपर्ट और अ जजेस। सो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉमन की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे कॉमन गुड सभी के लिए सही हो, शेयर्ड ओनरशिप के माध्यम से जो सिटीजन्स हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी शेयर्ड ओनरशिप की बात करता है। एंड इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, इन सब की बात होती है। तो ये सब हाईलाइट करता है कि हमने एक कलेक्टिव जर्नी, सोसाइटी एक साथ में मिल के आगे बढ़ा और धीरे धीरे वैल्यू सिस्टम हमने सर्टेन डिराइव किया। और संविधान में मेंशन जो प्रोविज़न उसके माध्यम से हमने अपने आप को एक प्रोटेक्शन भी दी, प्लस कैसे डिफरेंट जो समाज में स्टेक होल्डर्स हैं उनको किस तरीके से उनके हर एक एस्पिरेशन, ड्रीम और होप्स को प्रोटेक्ट करें, ये संविधान के अंदर चीज़ें हाईलाइट भी की गई और ये हमारे प्रियम्बल के अंदर भी चीज़ें जो है मेंशन्ड है। अब क्या है कि कहा गया कि सिविल डिसोबीडियंस एक बहुत बड़ा, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कोई चीज़ चल रही है और उसको जो लोग हैं वो नकार दें। तो जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी था कि हम ये नहीं करेंगे, जो भी मतलब मान लो सरकारी कोई तंत्र उसको नकार देना, बॉयकॉट कर देना। तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट। जैसे मान लो लॉ सही नहीं है और प्रैक्टिसेस कुछ उसमें दिक्कत है तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा सकता है। प्रोटेस्ट के देखो डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना वायलेंट ना हो ऐसा ध्यान रखना है, नॉन वायलेंट वे में चीज़ों को रखना, प्रोटेस्ट करना ये संवैधानिक राइट है। सही गलत वो एक डिबेट का इशू बन जाता है। तो सत्याग्रह जो है, जैसे
जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी सत्याग्रह का रास्ता, जो नॉन वायलेंट पाथ का रास्ते से फिर कई सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है और देश को आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। हर एक आयाम, जैसे चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, जयपाल मुंडा, मतलब बहुत सारे लोगों ने एक जो अपना स्ट्रगल है, डायलॉग है, उसके माध्यम से संविधान के एक आप कह सकते हैं लैंडस्केप को शेप किया। मतलब एक उसमें एक धरती रखी और जिस पर फिर जिसके बेसिस पर हमने अपना बहुत सारे जो एस्पिरेशन होप्स को रखा और संविधान ने हमें उसको प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पे ज़रूरी बहुत बन जाता है कि हर एक स्टेक होल्डर, हम ये नहीं कहेंगे दैट इट इज़ जस्ट अ डोमेन ऑफ अ लीगल एक्सपर्ट और जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉमन का कंसेप्ट हाईलाइट करता है कि हर एक का स्टेक है और हर को एक रोल प्ले करना चाहिए कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे केस में अगर मान लो कहीं भी कुछ दिक्कत होती है, सो अंडर दैट कंटेक्स्ट जो प्रोटेस्ट और उसके माध्यम से भी हम सर्टन जो लॉज हैं या प्रैक्टिसेस हैं जो संवैधानिक ना हो या संविधान के जो भी एक स्पिरिट है उसके कंसोनेंस में ना हो या उसके साथ ना हो, तो उस केस में हम प्रोटेस्ट और इसके माध्यम से अपनी बातों को भी रख सकते हैं और चेंज के लिए प्रयास भी जो है वो कर सकते हैं। सो जो रोल है सिटीजन्स का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स का रोल, क्योंकि जैसी चीज़ें हैं अगर लोग रिस्पेक्ट करते हैं वही चीज़ें आगे प्रिवेल भी करती हैं। अगर हम सिविल डिसोबीडियंस, मतलब अगर हम छोटे प्रोटेस्ट और इन सब में होते हैं तो इससे हम अपनी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रख सकते हैं और तभी संविधान, क्योंकि वो राइट भी हमें संविधान ही दे रहा है और हम वो कर भी रहे हैं अपने संवैधानिक राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये संविधान की किसी भी एक प्रावधान है उसको प्रोटेक्ट और डिसमिनेट और स्प्रेड करने के लिए जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमें कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने इंस्टीट्यूशंस पर रिलाई करें, वी ऑल्सो एज अ सिटीजन नीड टू पार्टिसिपेट। अब इसमें देखो ये नहीं है कि दैट वी स्टार्ट डिसबिलीविंग। कभी देखो क्या है कि ऐसी चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा हमें बैलेंस बनाना है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस या सरकारी तंत्र पर हमें, जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो एक अलग बात होती है, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वी कांट, इसको इस आर्गूमेंट को वी कांट टेक इन दैट कि दैट हम जो है एक कोई वायलेंट पाथ अपनाएं या कुछ ऐसा अपनाएं जिससे हम बदलाव लाना चाहते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट। वी हैव टू थिंक, हमें यहाँ पे जो आर्गूमेंट कैरी करना वो ये है कि हम कंप्लीटली सारे इंस्टीट्यूशंस पर ही संवैधानिक प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकते। हमारी भी सर्टेन ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉमन का कंसेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉमन की हम बात करते हैं, ये एक धारणा जो है हम लेकर जो है वो चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। ये देख लेते हैं, एक टॉपिक है स्विच शॉक। ये तो यहाँ पे जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट है इसको मतलब सस्पेंड किया गया है और इसका जो बेसिस बताया गया है इट लाइक है ना, तो लाइक ट्रीटमेंट फॉर इंडिया अंडर 30 ईयर्स ओल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो कि जनवरी 1 2025 से होगा। और इसके पीछे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इन्होंने कुछ कोट किया है, तो इसमें जो भी बेनिफिट्स मिल रहे थे, ठीक है, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसेप्ट जो अभी हमें जानना है। ऑल्दो ये बात ज़रूर से कि अभी क्योंकि अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का हट जाएगा तो इसमें जो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। भारत की फर्म स्विट्ज़रलैंड में काम कर रहे हैं, उनको दिक्कत सर्टेन होगी। कुछ बायलैटरल ट्रीटी डायनेमिक्स की बात करें है ना, तो उसमें इश्यूज़ आएंगे। चीज़ों को आप कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो है ना, और ट्रेड में कुछ इश्यूज़ जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख जो स्टेटस हटाने की बात की जा रही वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा व्यापार से रिलेटेड पॉलिसी जिसमें सपोज़ आप एक ट्रेडिंग पार्टनर कुछ आप रियायत दे रहे हैं तो सभी को देना है, या आप ये कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक मतलब मान लो कोई कंपनी है वो आपके देश के अंदर, मान लो इंडिया की कंपनी ही स्विट्ज़रलैंड में जा रही है, तो उसे भी ऐसा नहीं है कि उसको सेपरेट आप ट्रीट करोगे। जिस टाइप की आप रियायत अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को दे रहे हो उस टाइप का ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा विद इन द कंट्री, अगर कोई भले बाहरी कंपनी है। तो यहाँ पे जो इक्वल ट्रीटमेंट का कंसेप्ट है वो डिराइव होता है। कुछ एक्सेप्शंस अलग चीज़ है, बट मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसेप्ट वहीं से जो है डिराइव होता है। सो ये इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट में काफ़ी यूज़ भी होता है। WTO की बात करें तो उसमें इस चीज़ को प्रोटेक्ट भी किया जाता है। इससे जो व्यापार है, आर्थिक जो कोऑपरेशन है देशों के बीच में वो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कंट्री ए है मस्ट एक्सटेंड टू कंट्री सी, अगर मान लो कंट्री बी को देता है तो कंट्री सी को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर है ना, अगर और देशों को दे तो कंट्री डी को भी देती है। ये इक्वल ट्रीटमेंट है, मतलब सारी कंट्रीज़ को आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, ये है। तो यहाँ पे अगर आपको ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस हट जाता है तो उस केस में फिर जो भी एडवांटेज है वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा EFTA के बारे में बात की गई है, तो यूरोपियन
यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिसमें फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में है। इसमें देखो स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein जो देश हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है एंड है ना। और यहाँ पे इसका मेन क्या है कि व्यापार को बढ़ाना, उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दूसरे जो मेंबर्स नहीं हैं उनके साथ भी बढ़ाना, ट्रेड बैरियर्स किसी भी प्रकार के हैं तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, डायलॉग और कोऑपरेशन की बात किया जाए तो वो भी हाईलाइट आपका किया गया है। तो इसमें कौन कौन से देश है, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein। नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट साइन करना, जैसे अभी कुछ एग्रीमेंट भी EFTA के साथ हमने पहले भी किया था। अच्छा, एक और टॉपिक देखो, IRA न्यूज़ आजकल काफ़ी ट्रेंड है, इसमें डिटेल में आपको वीडियो चाहो तो बना दूंगा, ठीक है, आपको देना, क्योंकि देखो यहाँ आपके नोट्स में बहुत एडिशन हो जाएगा। ये जॉर्जिया में क्या क्यों पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है या साउथ कोरिया के में क्या हो रहा है, बट वो देखो बहुत डिटेल में जाने में तो वो इतना हेल्पफुल नहीं है। चाहो तो मैं अलग से एक वीडियो IR का बना दूंगा, देख लेना। बट हिंदू के लिए हमें जो अपने कंटेंट को जो स्पेसिफिक रखना है उसमें बस ये जानना है कि देखो साउथ कोरिया के अंदर एक मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है और ये जो प्रेसिडेंट है वहाँ के उनको इम्पीचमेंट की बात हो रही थी। ये एक इवेंट आपके आइडिया होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न आ सकता है। दूसरा है ना, ये साउथ कोरिया, सॉरी, जॉर्जिया में पॉलिटिकल क्राइसिस आपका चल रहा है, तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि जॉर्जिया। अब आपको थोड़ा सा मैपिंग में देख लेना चाहिए, साउथ कोरिया के आसपास की चीज़ों को देखना चाहिए, जॉर्जिया के आसपास की चीज़ों को देखना चाहिए। जॉर्जिया के बारे में तो मैंने काफ़ी बताया है। बताओ जॉर्जिया के पास कोई ऐसी वाटर बॉडी है, कोई है क्या जॉर्जिया कोई वाटर बॉडी जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है, क्या उसको बॉर्डर करती है? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बिल है। देखो बिल सेशन लोकसभा का चलने की वजह से बिल जो है आपके आते रहते हैं, तो इन पर प्रश्न बनते हैं इस साल, अगले साल, क्योंकि बिल तो रेलिवेंट होते ही हैं, प्रश्न ये लोग बना देते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में भी। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 जो है वो पास आपका किया गया है। और भारत के अंदर जो आपकी आपदा है उसके फ्रेमवर्क को आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव करने में इसका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। कैसे स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है किसी भी कैलेमिटीज़ या इस टाइप का डिज़ास्टर वाले इवेंट में, उसको हाईलाइट करता है। तो यहाँ पे की फीचर्स देख लेते हैं। तो स्टेट अथॉरिटीज़ को इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको एम्पावर करने की बात की गई है। तो कई सारे जैसे चैलेंजेस स्टेट गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं। अब क्या से क्या चैलेंजेस हैं वो आगे आर्टिकल्स आएंगे तो हम देखेंगे। उसमें क्लैरिटी भी होना चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का ये है कि क्लैरिटी होना चाहिए कि डिफरेंट स्टेक होल्डर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व, जैसे अगर आप देखोगे अलग अलग जब डिज़ास्टर आते हैं तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के रोल होते हैं, तो स्टेट के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रोल होता है, तो उसमें कई बार कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन का बड़ा इशू आ जाता है। तो इमरजेंसी के टाइम में एकदम क्लैरिटी होना, क्या देखो क्लैरिटी पूरा कि कहाँ पे हमें रोल जो है एक साथ मिलकर निभाना है, उसमें एक क्लैरिटी की बात भी इस बिल के अंदर की गई है। फिर उसके बाद बिल जो है कोई भी डिज़ास्टर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स करना, व्हेन अ डिज़ास्टर इट हिट्स द कंट्री एज अ होल, ये भी है कहा गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो क्रिटिक जो उन्होंने कहा है, जैसे ओवर सेंट्रलाइजेशन जो है वो हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की गई हैं, जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर उसको एड्रेस नहीं किया गया है। पैंडमिक के टाइम पे डिज़ास्टर उसमें बहुत सारी दिक्कतें हुई थी कि हेल्थ सेक्टर के कंटेक्स्ट में, हेल्थ मान लो कि कैसे सेंटर का क्या रोल होगा, स्टेट का क्या रोल होगा, किसको अकाउंटेबल करेंगे, तो उस पर एक इशू जो है चलता रहता है। तो ये कहा गया कि जो मतलब एक आप कह सकते हैं कि व्यू पॉइंट सामने रखा गया है कि ये बहुत सारे इस बिल के माध्यम से आप ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर रहे हो, बट जो कॉमन जो एक रियल इशू उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हॉलिस्टिक अप्रोच है उसको ध्यान में रखना, प्लस लाइक जो क्लाइमेट चेंज का कंसिड्रेशन रखा गया होना चाहिए था वो भी नहीं रखा गया है। फिर यहाँ पे जो कंपनसेशन को रिलीफ शब्द से रिप्लेस किया गया है, कंपनसेशन से रिलीफ शब्द जो आएगा, तो ये भी कहा गया है कि यहाँ पे है ना, तो लैक ऑफ सीरियसनेस टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ डिज़ास्टर अफेक्टेड जो पॉपुलेशन है, ये भी है। सो यहाँ पे ये इनहेंस प्रिपेयर्डनेस की बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बेटर एंटिसिपेट एंड रेस्पॉन्ड टू डिजास्टर, दिस कुड लीड टू इम्प्रूव्ड रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये डिज़ास्टर को जैसे ये होगा कि एक बेटर तरीके से वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्लैरिटी गवर्नेंस में अगर है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, NGOs हो, अलग दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि लाइक जो अलग अलग मतलब ये ज़रूर से कहा गया है कि जैसे मान लो कि डिफरेंट संस्थाएं क्रिएट करने से क्या है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि फाइनली तो उसमें ब्यूरोक्रेट ही काम करेंगे, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उस केस में भी इनएफिशिएंसी इमर्ज होगी, तो उसको भी दूर करने की बात की गई है। तो ये एक तरीके से ये है कि मतलब ये दूर करने की बात की गई। इसमें कहा गया कि अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन
बहुत सारे और नए ला रहे हैं, तो इससे ब्यूरोक्रेटिक ओवरलोड हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी हो सकती है, जो कार्य करने की क्षमता है, जिस तरीके से कार्य करना चाहिए उसमें भी कुछ कमी जो है वो देखने को मिलेगी, एफिशिएंटली काम नहीं होगा। तो ये देखो सारी चीज़ें, बाकी मैं इस पर और अच्छा माइंड मैप बनाऊंगा, जो प्रहार बैच के लोग हिस्सा हैं उसमें मैं जो वीडियोस आपको मिलेंगे उस पर दिया जाएगा। डिजीज एक्स क्या है ये देख लेते हैं। डिजीज एक्स एक ऐसा टर्म दिया गया है जो कि फ्यूचर पेंडेमिक या है ना, एपिडेमिक या पेंडेमिक से रिलेटेड है। मतलब कि फ्यूचर के अंदर कौन सी बीमारी है, जैसे कई स्टडी कहती हैं कि जिस टाइप से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे ग्लेशियर पिघल रहा है और उसमें ट्रैप्ड कई वायरस बैक्टीरियाज हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं, तो फिर वो हमें भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी एक तो ये कहा गया, तो कई नई नई बीमारियाँ आएंगी तो उसे डिजीज एक्स कहा जा सकता है। दूसरा ये भी कहा गया कि जैसे वायरस हैं, ऐसे वायरस मान लो H5N1 है जो पहले ह्यूमन को इतना अफेक्ट नहीं करता था, अब उसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और वो इंसानों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। डिजीज एक्स जैसे जैसे आएगा तो हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। ग्लोबल हेल्थ थ्रेट जो है कर सकता है, मतलब देखने को मिल सकता है। आप खुद ही देखो कि जब पैंडमिक का टाइम था, कोविड का टाइम था, उसने किस तरीके से चीज़ें अफेक्ट की थी। सर्विलियंस और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम भी क्रूशियल है इन पब्लिक हेल्थ टू एड्रेस डिजीज एक्स, तो ये भी एक चीज़ कही गई है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट वैक्सीन डेवलपमेंट में लेकर आना, ग्लोबल कोलैबोरेशन है कि कई जो हेल्थ चैलेंजेस उसमें देशों को साथ में आना, क्योंकि डिजीज़ तो सभी को एक साथ ही अफेक्ट करेगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही लोग अफेक्ट रहेंगे। अगर एक बीमारी एक देश के अंदर है तो दूसरी जगह भी वो स्प्रेड हो सकती है, तो बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको ये टर्म डिजीज एक्स थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एयर पोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे मैंने पिक कर लिया कि क्या टॉपिक हो सकता है, तो यहाँ पे देख लो कि अगर हमें मान लो कि जो एयर पोल्यूशन है उसको रोकना है, इससे पहले अगर आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन आप लोग प्रेस कर दिया करें, इसमें आलस ना करें। इट विल टेक लेस देन 1 सेकंड भी जो है वो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। लाइक बटन अगर आप प्रेस करें, जहाँ भी मौका मिले सेशन को आप लोग ज़रूर से जो है शेयर करें। और 5 AM सीरीज़ जो है आपको मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 5 AM सीरीज़ जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपको मंडे से शुरू हो जाएगी। चलो देखते हैं इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि दिल्ली रिक्वायर्स एन एफिशिएंट बस मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब ये जरूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स होंगे उतना अधिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो सकते हैं। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट की बात, साइकिलिंग वॉकिंग लेन्स होनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए, मतलब कोल बेस्ड जो एनर्जी जनरेट हो रही है वहाँ से नहीं, रिन्यूएबल सोर्स कैसे उसके माध्यम से कैसे जनरेट करें वो देखा जाए। फिर रीजनल कोऑर्डिनेशन की बात करें कि है ना, क्रॉस बॉर्डर जो पॉल्यूशन सोर्सेज की बात करें तो नेबरिंग जो रीजन्स हैं उनके साथ जैसे मान लो दिल्ली में पॉल्यूशन है तो पंजाब हरियाणा का भी एक रोल होता है, तो उनके बीच कोलैबोरेशन, लोगों के बीच में भी पब्लिक अवेयरनेस लेकर आना फॉर देयर राइट टू क्लीन एयर। फिर पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए कि साथ में मिलकर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। और जो भी एयर क्वालिटी अगर पुअर है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट एक्शन है वो लेना ज़रूरी है। और फिर वहाँ पे जो भी सर्टेन अथॉरिटीज़ उन पे ब्लेम, मतलब अकाउंटेबल उनको कराना। ऐसा नहीं कि आप किसी भी को भी बोल दो ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदारी सही में नहीं ले रहा है, तो इस चीज़ से हमें बचना है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें देखना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, रीजनल कोऑपरेशन करना है और लोगों को अवेयरनेस जो है वो बढ़ाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मैपिंग का देखो यहाँ से एक टॉपिक आता है, दैट इज सलार डे यूनी नेचुरल वंडर के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सलार डे यूनी वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है। ये है लोकेटेड यूनी साउथ सदर्न बोलीविया के अंदर है। ये मैप आप याद रखना है। मेनली ऑफ सॉल्ट क्रस्ट है, सर्विंग एज सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ये देखना है, मतलब ये जैसे ना पूरा सॉल्ट टाइप बना है। कभी आप सांभर आओ तो जो जयपुर के पास ही है तो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी वेरियस वाइल्ड लाइफ के एलामास, फ्लामिंगोज और ये सब आपके हैं। ये पार्ट ऑफ एल्टी प्लानो प्लेटू का भी है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड जोग्राफी का है ना, तो ये फीचर है। तो एल्टी प्लानो प्लेटू की अगर बात किया जाए तो सलार दे यूनी वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है और यूनी सदर्न बोलीविया के अंदर है। मेनली सॉल्ट क्रस्ट का बना होता है ये, मतलब सॉल्ट क्रस्ट का मतलब कि ऊपरी पूरा नमक का लेयर है बनी हुई है। तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना है। फिर मैं बता देता हूँ, आज आपका 50% ऑफ है सारे कोर्सेज में एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात अगर की जाए उसमें मात्र 10% रहेगा, मतलब 10% भी ठीक है। और बाकी में 50% है। इस सारे कोर्स आकलन सीरीज जितने भी आप कोर्स की लिस्ट देख लो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब में 50% है। ये कोर्स बहुत ही अल्टीमेट है, इसको मिस मत करना अगर प्रीलिम्स में सक्सेस चाहिए। और ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूँ। इसका 11th टेस्ट है, आज नया स्टडी मटेरियल जो है वो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग अपना पढ़ लेना उस पर। सेट 10 और सेट 11 आज अपलोड हो जाएगा, प्लस हिस्ट्री का सिलेबस है। तो 10th मतलब मंडे को आपका टेस्ट होगा, देख लेना। इस पर मैं आपको दे रहा हूँ स्टडी मटेरियल। प्रहार बैच प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ का
उसके बाद आपका एथिक्स इंटीग्रिटी, ऐसे कोर्स, सारे कोर्सेस अलग अलग हैं आपके, सबका आप लोग हिस्सा जो है बन सकते हैं। आकलन तो देखो मिस ही नहीं करना है, अल्टीमेट है ये। इस पर आपके आंसर का इवेल्युएशन, जिस पर 200 प्लस आंसर का इवेल्युएशन, 5 1 2 1 सेशन, 10 फुल लेंथ टेस्ट और 5 ऐसे। तो ये आपको थीम मैं देता हूँ जिसके बेस्ड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसका इवेल्युएशन होगा। कोई क्वेरी है तो मैंने नंबर आपको बता रखा है, इस पर आपको मैसेज करना 9057921649 मैसेज करना। बाकी कोर्सेज स्मॉल कोर्सेज पे आपको जाना है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और ये आप टेलीग्राम चैनल जहाँ से इसका PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन जो मैंने आज आपको दिया था, ऐसे टॉपिक देख लो, श्रिंकिंग स्पेस फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन इज ब्रेकिंग सोशल फैब्रिक्स। तो ये निबंध का टॉपिक है, निबंध का कोर्स आप जुड़ लो, जुड़ सकते हैं उस पर। देखो 1900 के आसपास प्राइस रहेगा, 50% ऑफ रहेगा। तो अगर उससे आप जुड़ोगे तो 50 ऐसे हैं, तो आप खुद सोचोगे 250 नंबर इसमें है। अब इससे आपको ना कोई लो प्राइस में कोई करा के देगा, इसमें मैं आपको लेक्चर भी दे रहा हूँ, प्लस आपके ऐसे का इवेल्युएशन भी हो रहा है, मॉडल ऐसे भी मिल रहा है। 8 ऐसे ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, 9वां 10वां इस टाइप से होगा। प्रीलिम्स के बाद ऐसे की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। टोटल 50 ऐसे साल भर में मैं आपको कराऊंगा। 50 में 25 भी लिख लोगे, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। बाकी चीज़ें आपकी प्रायोरिटी पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने आंसर बाकी इस टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 5 AM सीरीज़ को मंडे को मिलता है। थैंक यू।